खुशवंत सिंह की एक कहानी है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये कहानी सिर्फ एक पोते और उसकी दादी की नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी है। इसमें हमारी यादें हैं, हमारा बीता हुआ कल है और शायद हमारे किसी बहुत अपने की झलक भी है। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं। और कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से। वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी, लेकिन वो हमेशा खूबसूरत थीं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये पूरी कहानी का सार है। ये हमें बताती है कि असली खूबसूरती दिखने में नहीं, बल्कि होने में होती है। उनकी दादी की खूबसूरती, वो उनके अंदर की शांति और सुकून में थी। तो सबसे पहले लेखक हमारे सामने अपनी दादी का एक ऐसा पोर्ट्रेट रखते हैं जिस पर जैसे वक्त की धूल जमी ही नहीं। उनके लिए वो हमेशा से एक जैसी थी, एक मजबूत चट्टान की तरह जो कभी नहीं बदलती। ये बात बड़ी मजेदार है कि लेखक के लिए अपने दादा दादी को जवान सोचना भी नामुमकिन था। दादाजी की तस्वीर ऐसी थी कि लगता था वो पैदा ही दादाजी हुए होंगे, जिनके सिर्फ पोते पोतियां हो सकते हैं। और दादी, उनके लिए ये सोचना कि वो कभी जवान और सुंदर थीं, ये ख्याल ही उन्हें कह सकते हैं विद्रोही सा लगता था। वो तो पिछले 20 साल से वैसी की वैसी थी। इसी सोच ने उनकी दादी को उनके जहन में हमेशा के लिए एक ही रूप में कैद कर दिया था। और वो दिखती कैसी थी? छोटा कद, थोड़ी मोटी, हल्की सी झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा बिछा हुआ। वो हमेशा बेदाग सफेद कपड़ों में रहती थीं। एक हाथ हमेशा कमर पर होता था, शायद संतुलन बनाने के लिए, और दूसरा हाथ वो हमेशा माला के मनकों पर फिरता रहता था। और उनके होंठ, वो लगातार एक ऐसी प्रार्थना में हिलते रहते थे जो किसी को सुनाई नहीं देती थी। ये सिर्फ उनका हुलिया नहीं था, ये उनकी पहचान थी। उनकी मौजूदगी में एक ठहराव था, एक सुकून था। लेखक ने इसके लिए एक कमाल की उपमा दी है। वो कहते हैं, वो पहाड़ों में सर्दियों के नज़ारे जैसी थीं, शुद्ध सफेद शांति का एक फैलाव जिसमें सिर्फ सुकून और संतोष की सांसें चलती हों। सोचिए कितनी गहरी बात है। उनकी खूबसूरती उनकी रूह की शांति में थी। जैसे बर्फ से ढके पहाड़ों को देखकर एक अजीब सी खामोशी और सुकून महसूस होता है, ठीक वैसा ही एहसास उनकी मौजूदगी में था। अब कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब लेखक और उनकी दादी की दोस्ती अपने सबसे सुनहरे पल जी रही थी। ये गांव के दिन थे, जब उन दोनों की दुनिया एक दूसरे में ही सिमटी हुई थी। उनकी सुबह एक साथ शुरू होती थी। दादी उन्हें अपनी धीमी, एक सुर वाली प्रार्थना सुनाते सुनाते जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। फिर उनकी लकड़ी की स्लेट धोकर तैयार की जाती, स्याही की दवात और लाल कलम रखा जाता। नाश्ते में क्या था? मक्खन और चीनी लगी एक मोटी बासी चपाती। और फिर दोनों साथ स्कूल के लिए निकल पड़ते, हाथ में गांव के कुत्तों के लिए भी कुछ चपातियां लेकर। ये रोज की छोटी छोटी बातें ही तो थीं जिन्होंने उनके रिश्ते को इतना मजबूत बनाया था। और स्कूल में भी वो साथ ही रहते थे, भले ही अलग अलग काम कर रहे हों। जब लेखक बाकी बच्चों के साथ बाहर बैठकर अक्षर ज्ञान लेते, तो दादी मंदिर के अंदर बैठकर अपने धर्म ग्रंथ पढ़ती थीं। मतलब वो एक दूसरे की नज़रों के सामने थे। ये एक खामोश साथ था, एक अटूट बंधन। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट। परिवार गांव छोड़कर शहर आ जाता है और यहीं से उनके रिश्ते में एक खामोश दरार पड़नी शुरू हो जाती है। देखिए जिंदगी कैसे पूरी तरह बदल गई। गांव में वो साथ में स्कूल जाते थे, शहर में लेखक मोटर बस से जाने लगे। गांव में मंदिर वाली पढ़ाई थी, शहर में अंग्रेजी स्कूल। गांव में दादी उनकी पढ़ाई में मदद कर पाती थीं, शहर में उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता था। यहाँ तक कि गांव के कुत्तों की जगह अब घर के आंगन में आने वाली गौरैयों ने ले ली थी। वो हर एक चीज जो उन्हें गांव में जोड़ती थी, शहर आकर जैसे टूट सी गई। और उनकी नाखुशी की वजह भी थी। वो अब लेखक की पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर सकती थीं। ये वेस्टर्न साइंस, ग्रेविटी, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये सब उनके लिए अनजान था। उन्हें इस बात से भी दुख था कि स्कूल में भगवान या धर्म के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। और सबसे ज्यादा परेशान तो वो तब हुई जब उन्हें पता चला कि स्कूल में संगीत भी सिखाया जाता है। उनके लिए तो संगीत भले लोगों का काम नहीं था, पर उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। उनकी खामोशी ही उनकी नामंजूरी थी। वक्त के साथ जब दोनों के बीच का कॉमन लिंक भी खत्म हो गया, तो दादी ने बहुत खामोशी और गरिमा के साथ अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। और अपनी इस सिमटती हुई दुनिया में उन्होंने खुशी का एक नया कोना ढूंढ निकाला। ये दूरी एक दिन में नहीं आई, ये धीरे धीरे बढ़ी। शहर आना तो बस एक शुरुआत थी।
फिर जब लेखक यूनिवर्सिटी गए और उन्हें अपना अलग कमरा मिल गया, तो उनके दोस्ती का वो जो एक कॉमन लिंक था वो भी टूट गया। और आखिर में जब लेखक ने 5 साल के लिए विदेश जाने का फैसला किया, तो इस दूरी पर जैसे पक्की मोहर लग गई। पर उन्होंने अपने इस अकेलेपन को बड़ी शांति से अपना लिया। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। अब उनका पूरा दिन चरखे और प्रार्थना के बीच गुजरता था। सुबह से शाम तक वो अपने चरखे पर बैठी रहती और अपनी प्रार्थनाएं करती रहती। उन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली थी। लेकिन इस खामोश दिनचर्या में एक वक्त ऐसा था जो दिन का सबसे खुशी का पल होता था। वो आधा घंटा, दोपहर के बाद का वो आधा घंटा, जब वो गौरैयों को रोटी के टुकड़े खिलाती थीं। सैकड़ों गौरैयां उनके आसपास आकर बैठ जातीं, कुछ पैरों पर, कुछ कंधों पर, कुछ तो सिर पर भी, और वो बस मुस्कुराती रहतीं। ये बेजुबान पंछी ही अब उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। और फिर कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। लेखक 5 साल बाद वापस आते हैं और उस दिन दादी ने कुछ ऐसा किया जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था। ये एक संकेत था कि अब अंत करीब है। उस शाम एक अजीब बात हुई। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सोचिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी प्रार्थना करते हुए गुजार दी, उसने उस शाम प्रार्थना करना छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, एक बहुत बड़ा संकेत। प्रार्थना की जगह उन्होंने क्या किया? उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुरानी सी ढोलक मंगवाई और घंटों तक गीत गाती रहीं। वो गीत जो योद्धाओं के घर लौटने पर गाए जाते हैं। वो अपने पोते की वापसी का जश्न मना रही थी। शायद अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार उन्होंने अपने सारे नियम तोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया था। अगली सुबह उनका अंत आ गया, बहुत शांति से। उनके होंठ हिलने बंद हो गए और जो माला हमेशा उनके हाथ में रहती थी, वो उनकी बेजान उंगलियों से फिसलकर नीचे गिर गई। एक जिंदगी जो प्रार्थना में जी गई, वो प्रार्थना में ही खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी का सबसे भावुक, सबसे यादगार हिस्सा तो अब आता है। एक ऐसी विदाई जहाँ सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति भी मातम मना रही थी। उस दिन हजारों गौरैया बरामदे में और आंगन में चुपचाप आकर बैठ गई, लेकिन कोई चहचहा नहीं रहा था। एकदम खामोशी थी। लेखक की माँ को उन पर तरस आया और उन्होंने रोटी के टुकड़े डाले, वही रोटी जो दादियों ने खिलाती थी। पर एक भी गौरैया ने उसे नहीं छुआ। जब दादी के शरीर को ले जाया गया तो वो सब चुपचाप उड़ गईं। अगली सुबह वो रोटी के टुकड़े वहीं पड़े थे, जैसे वो खाना खाने नहीं, अपने दोस्त को आखिरी विदाई देने आई थी। कोई चहचहाहट नहीं थी, बस ये 3 शब्द उस पल की पूरी कहानी कह देते हैं। उस खामोशी में जितना दुख और सम्मान था, वो शायद शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। और यहीं पर कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कैसे कुछ जिंदगियां जो इतनी खामोशी से जी जाती हैं, अपने पीछे इतनी गहरी और कभी न मिटने वाली गूंज छोड़ जाती हैं। दादी की जिंदगी में कोई शोर नहीं था, पर उनकी यादें आज भी उतनी ही जिंदा हैं। ये सोचने वाली बात है ना?